A to Z न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकत खान। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो जीत मिली है, जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ी जीत है और इसकी उम्मीद खुद आम आदमी पार्टी को भी नहीं होगी। दूसरी तरफ बीजेपी को, जी हां, बीजेपी की बहुत कम सीटें आई हैं और ऐसी उम्मीद शायद बीजेपी को भी नहीं होगी कि इतनी करारी हार उसे आम आदमी पार्टी के हाथों मिलेगी। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं समाज सेवी सिस्टम स्पेशलिस्ट संजय गुप्ता जी। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। गुप्ता जी, क्या लगता है पहली दृष्टि में आपको कि आखिर आम आदमी पार्टी की जीत के पीछे, बहुत बड़ी जीत है ये, क्या पीछे इसकी वजह लगती है? क्या इम्पोर्टेंट जो बातें थी, कौन सी वो खासियत थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत मिली है आम आदमी पार्टी को? देखिए, आम आदमी पार्टी के अपने जो मैनिफेस्टो थे वो तो थे, परंतु बीजेपी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के पीछे कुछ इस तरह से काम किया कि जैसे आम आदमी पार्टी कुछ है ही नहीं जी। अब पूरी बीजेपी को देख लीजिए आप कि पूरी बीजेपी आम आदमी के जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव काम था सिर्फ उसकी चर्चा कर रहे थे, अपना जो काम करेंगे उसके विषय में बहुत कम बता रहे थे। अब दोबारा पूछूंगा जी जी बिल्कुल। तो मेन चीज़ यही है कि जो उनके मैनिफेस्टो में जो बातें थी, जो उन्होंने ख़ास बातें रखी थी, आखिर वो किस तरह से कन्वे कर पाए, किस तरह से विश्वास लोगों को दिला पाए? देखिए, पिछली बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार आई जी और चली गई, उसके बाद लोगों के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि इनके पास जो पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उसके कारण ही इन्होंने अपना रिजाइन दिया जी। और चाहे वो युवा था, चाहे वो गरीब वर्ग था, चाहे वो कोई भी था, वो सभी ये चाहते थे कि एक बार इस पार्टी को और मौका दिया जाए। बीजेपी पार्टी ने आम आदमी पार्टी की नेगेटिविटी को इतना अधिक गिनाया कि लोगों को लगने लगा कि सारी की सारी सरकार सिर्फ आम आदमी के पीछे पड़ी हुई है जी। और उनकी एक सिंपैथी आम आदमी पार्टी से बन गई और इसी कारण लोगों ने उसको भरपूर वोट दिया जी। तो दूसरी तरफ लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, उसके पीछे क्या कुछ कारण आपको लगते हैं? बहुत बड़ी शिकस्त मिली है यहाँ पर बीजेपी को। बीजेपी पार्टी अपना प्रचार तो कर नहीं रही थी, अपने प्रचार के साथ साथ आम आदमी पार्टी की चर्चा कर रही थी। अभी आपने 26 जनवरी का एक वो देखा होगा जो इन्होंने ऐड में दिया था जी, कि जिसके अंदर केजरीवाल साहब को झाड़ू लेकर के दिखाया हुआ था कि भाई ये केजरीवाल साहब इस 26 जनवरी की परेड को रुकवाएंगे जी। अपना बीजेपी का तो एक छोटा सा लोगो लगाया था नीचे जी, और उसमें हमारे गोत्र को उपद्रवी गोत्र कह दिया जी, कि अरविंद केजरीवाल जी का जो गोत्र है जी, वो एक उपद्रवी गोत्र है जी। अब कोई पार्टी इतनी बड़ी अगर एक ऐड दे रही है जी और बकायदा पास करके उस ऐड को दिया होगा, किसी भी समाज के आदमी को उसको उपद्रवी गोत्र कहना, ये तो कोई बात समझ में नहीं आती जी। तो एक तरह से जो हमारा समाज है, हमारा वैश्य समाज जो है, बनिया समाज जो है, उसने कभी भी किसी भी तरह के उपद्रव के अंदर भाग नहीं लिया जी। लेकिन हमारे गोत्र को ही या हमारी कास्ट को ही उपद्रवी कह दिया जी। तो एक भावना जो हमारे दिल में उगी जी, और उसके कारण ये सारा का सारा जो खेल था ये 2 दिन के अंदर बदल गया जी। और हमारे सभी हमारी कास्ट के जितने भी गोत्र थे या जितने भी कास्टिज्म था, उन्होंने एक तरह से बीजेपी की खिलाफत करके और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को, जो कि हमारे वैश्य समाज से है, बंसल उनका गोत्र है, उन्होंने सबने एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को दे दिया और बीजेपी क्लीन स्वीप होगी, जबकि बीजेपी इस इलेक्शनों में जीत रही थी जी। साथ ही ये देखने को मिला कि बीजेपी ने जिस तरह से केजरीवाल पर हमला बोला है, जवाब में जब केजरीवाल उसका जवाब देते थे तो वही हमला खुद बीजेपी के लिए भारी पड़ जाता था जी। इसके बारे में क्या कहेंगे? दोबारा पूछे आप जी जी। मैं ये पूछ रही थी संजय जी कि जिस तरह से हमला बोलती थी बीजेपी, लेकिन जो उसका जवाब देते थे, जैसे आप गोत्र की बात कर रहे थे, उपद्रवी गोत्र की बात कर रहे थे, तो इस तरह से जवाब देते हैं केजरीवाल के खुद बीजेपी को सफाई देनी पड़ती थी और खुद बीजेपी को ज़्यादा मुश्किल होती थी। देखिए, केजरीवाल साहब ने सबसे एक अच्छा काम ये किया, उन्होंने अपने विषय में बताया कि वो क्या करेंगे जी, वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले जी। लेकिन बीजेपी पार्टी सिर्फ ये बताती रही कि आम आदमी पार्टी क्या कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या केजरीवाल साहब क्या करेंगे या क्या नहीं कर पाएंगे जी। बीजेपी पार्टी ने जितनी भी नेगेटिविटी गिनवा सकते थे आम आदमी पार्टी की,
जितना भी नेगेटिव प्रचार कर सकते थे आम आदमी पार्टी का वो किया, और पूरी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे बढ़ गई। जी। अब लोग देखते हैं कि ये दिल्ली का इलेक्शन है, दिल्ली के लोग समझदार हैं, दिल्ली के लोगों को पता है कि ये मोदी साहब का इलेक्शन नहीं है, जी। ये दिल्ली के लोगों का इलेक्शन है। और दिल्ली के अंदर जो बीजेपी के पुराने नेता थे उन सबको तो दरकिनार कर दिया, और जो बाहर के लोग थे उनको ऊपर बिठा दिया। जी। तो ये चीजें नेगेटिव गई जी। बीजेपी सरकार के लिए। जी, तो क्या समझे हम, क्या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट ज़्यादा थी जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीर हमारे सामने आई है? हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, उन्हें लगता था कि शायद दिल्ली के लोग भी इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों को पता था कि ये दिल्ली का इलेक्शन है, इससे मोदी साहब का कोई लेना देना नहीं है, इस इलेक्शन का ताल्लुक दिल्ली के इलेक्शन से है, दिल्ली सरकार के इलेक्शन से है, ये बात थी। जी, लेकिन जब किरण बेदी को लेकर आया गया था, बीजेपी पार्टी लेकर आई थी उन्हें, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है केजरीवाल बनाम किरण बेदी ये इलेक्शन हुआ, लेकिन बाद में केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी हो गया। जी, उसमें क्या कहेंगे कि जिस तरह से लोकप्रियता घटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्या जो उनकी सरकार की कार्यशैली है क्या वो सवालों के घेरे में आ गई है? क्या जनता उसे नहीं पसंद कर रही है? इसे जोड़कर देखना चाहिए या फिर नहीं? दिल्ली के लोग इस बात को समझते हैं कि ये किरण बेदी जी का और केजरीवाल साहब का इलेक्शन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इलेक्शन ये नहीं था। अगर दिल्ली के लोगों को इस बात की समझ होती कि ये नरेंद्र मोदी जी का इलेक्शन है तो रिजल्ट कुछ और होते, लेकिन दिल्ली के लोग जानते थे कि इलेक्शन केजरीवाल साहब का है, किरण बेदी जी का है, दिल्ली की सरकार का है। तो जी, तो इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं कि विजय रथ, बीजेपी का विजय रथ रुक चुका है, और सवाल ये भी है कि क्या मोदी लहर समाप्त हो चुकी है? नहीं, मोदी लहर समाप्त नहीं हुई है। जी। दिल्ली के लोग जानते हैं कि मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, और हिंदुत्व की नाम पर जो सभी ने मोदी साहब को सपोर्ट किया, जी, दिल्ली के लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट देश की दिशा को निर्धारित करने के लिए है, ना कि दिल्ली के मुद्दे को सुलझाने के। दिल्ली के मुद्दों को तो सुलझाएगी दिल्ली सरकार या दिल्ली नगर निगम में बैठे हुए वो लोग जो बीजेपी सरकार में है, वो दिल्ली के मुद्दों को सुलझाएगी। और इस टाइम दिल्ली के लोगों को ये लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो बेटर काम कर पाएगी, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में भी बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, और दिल्ली नगर निगम के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया उन्होंने कि जो कि जिसकी सराहना की जा सके कि दिल्ली नगर निगम के अंदर बीजेपी के नेताओं ने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया हो। एक भी काम ऐसा नहीं किया, वो जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। तो लोगों ने, एक यूथ ने, जी, हर वर्ग ने एक नया चांस देने की कोशिश की है कि नहीं, केजरीवाल साहब को एक चांस देना चाहिए और शायद ये कुछ बेटर करेंगे। लेकिन बीजेपी के वोट बैंक में जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सेंध लगाई है यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने, जो कि बीजेपी के लिए आगे भविष्य में कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन सकता है। देखिए, चिंता तो बीजेपी वालों को करनी पड़ेगी। जी, सेंध लगा पाई या नहीं लगा पाई है ये तो एक आगे चल के पता चलेगा, लेकिन इस टाइम तो आम आदमी जो कि ना तो कट्टर बीजेपी का होता है ना कट्टर कांग्रेस का होता है, जो ये देखता है कि सही क्या है, उस चीज को देख करके वोट करता है, वही डिसाइडिंग फैक्टर है आज भी दिल्ली के अंदर। और उसी ने अपना रिजल्ट दिया है कि इस टाइम हम चेंज चाहते हैं, बीजेपी को नहीं चाहते, कांग्रेस को नहीं चाहते, हम चाहते हैं चेंज। उसी चेंज के हिसाब से अरविंद केजरीवाल साहब को एक दोबारा मौका दिल्ली के लोगों ने दिया है। जी, तो कहीं ना कहीं बदलाव की राजनीति, हम कह सकते हैं कि बदलाव चाह रही थी आवाम। बिल्कुल बदलाव चाहती थी जनता, बदलाव चाहती थी। दिल्ली के अंदर समस्याएं बहुत अधिक नहीं है, जो समस्याएं हैं उसका रीजन है प्रशासनिक व्यवस्था। जी, जो दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था है, जब तक इस प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी सरकार आए वो काम सही से नहीं कर पाएगी। जी, बीजेपी सरकार सेंट्रल में रही, दिल्ली नगर निगम में रही, लेकिन दिल्ली के अंदर कुछ खास नहीं किया। जी, कांग्रेस की सरकार सेंटर में रही, दिल्ली सरकार में भी रही, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर कुछ नहीं कर पाए। बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी नेगेटिविटी रही। तो जब तक दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं होगी तब तक दिल्ली के अंदर सही से काम नहीं हो सकता। जी, केजरीवाल एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे शुरू से रहे हैं, और उनके ही कंपटीशन में कहीं ना कहीं बीजेपी लेकर आई किरण बेदी को। तो क्या लगता है, क्या किरण बेदी के आने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं पहुंचा, उल्टा नुकसान पहुंचा है? ये तो रिजल्ट बता रहे हैं, क्योंकि किरण बेदी मैडम एक डिक्टेटरशिप रही है हमेशा से, और उन्होंने तानाशाह वाली नौकरी की है। क्योंकि किसी भी लिहाज से इस बात को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता कि प्रधानमंत्री की गाड़ी को उठा दिया तो ये कोई बहुत बड़ा काम किया, ना, ये जायज़ बात नहीं समझते हम। और दिल्ली के व्यापारियों के अंदर दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था जिस तरह की, इसके हिसाब से अगर आदमी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता तो दिल्ली के अंदर काम नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई व्यवसाय है,
चाहे वो कोई नौकरी है, चाहे कोई कुछ और है, क्योंकि नियम और कायदे कानून इस तरह के हैं जिनको अगर सख्ती से पालन करने की कोशिश कर ली जाए तो सब कुछ भट्टा बैठ जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जब हर्षवर्धन जैसे दिग्गज नेता और भी कई दिग्गज नेता बीजेपी में मौजूद थे, तो आखिर फिर पैराशूट सीएम के तौर पर किरण बेदी को बीजेपी में क्यों लाया गया, क्यों शामिल किया गया? यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो आपने बेहतरीन जीत यहाँ पर दर्ज कराई है और बीजेपी को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, मंथन करने की ज़रूरत है। अपनी रणनीति में आखिर कहाँ कमी रह गई, बीजेपी को ये सोचने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं संजय जी। संजय जी, जिस तरह से बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि आखिर किरण बेदी को क्यों लाया गया, क्या खुद पार्टी में इस तरह के नेता नहीं मौजूद थे? और किरण बेदी को कृष्णानगर, जो कि गढ़ है बीजेपी का, वहाँ से उन्हें जब खड़ा किया गया तो वहाँ से भी वो हार गई। देखिए, दिल्ली बीजेपी पार्टी को कोई भी जरूरत नहीं थी जी कि किरण बेदी मैडम को वो एज ए सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करके इस चुनाव को लड़ती। जी, हर्षवर्धन साहब है, सतीश उपाध्याय जी हैं, या वीरेंद्र गुप्ता जी ले लीजिए, या विजय गोयल जी ले लीजिए, इनमें से अगर किसी एक को वो एज ए सीएम नहीं अप्रोच करना चाहते थे तो किसी को भी ना करते। कोई भी जरूरत नहीं थी कि किरण बेदी मैडम को बाहर से बुला करके और उनको एक पार्टी के ऊपर थोप करके कि भाई ये हमारे सीएम कैंडिडेट हैं। तो जो इनके दिग्गज थे वो इस बात से नाराज तो अंदर से होंगे, पार्टी नेतृत्व में कई बार आदमी सामने नहीं बोलता, लेकिन नाराज थे अंदर से। ये बात, ये रिजल्ट बताते हैं। जी, तो क्या लगता है कि इस तरह की भी खबरें सामने आई थी, कार्यकर्ता नाराज़ थे कि हम पैराशूट सीएम को नहीं पसंद करेंगे। खुद कई नेता नाराज़ थे कि क्योंकि सीनियर लीडर्स को, जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, नेता और कार्यकर्ता, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा था। क्या उसका खामियाजा यहाँ पर बीजेपी को भुगतना पड़ा है? बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा, जी, ठीक इसी तरह से बीजेपी को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा है। जी, क्योंकि पार्टी में जिन लोगों ने अपनी सारी उम्र गंवा दी, जी, उन लोगों को आप पूछ नहीं रहे। अरे बाहर से एक किसी को ला करके आप उनके ऊपर कर दें कि आपका हेड है, तो आदमी अंदर से उसको सपोर्ट नहीं करेगा। आप मदन लाल खुराना जी को ले लीजिए। मदन लाल खुराना जी दिल्ली की राजनीति के अंदर कितना एक्टिव रहे। ये बड़ी अजीब सी बात है कि उनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया, ना पिछली बार दिया था ना इस बार दिया। ऐसा क्या हो गया कि बाहर के लोगों को आप दें और अपनी पार्टी के लोगों को पूछे ही ना आप? जी, अगर हम केजरीवाल की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि उन्होंने मुद्दों की बात की है, आम जो समस्याएं हैं उसकी बात की है। 49 दिन की जब उनकी सरकार बनी, उन्होंने जो वादे किए वो उन्होंने पूरे किए। लेकिन दूसरी तरफ वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की है। बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाकर प्रचार किया गया है, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, लेकिन मुद्दों की बात नहीं की, घोषणा पत्र तक जारी नहीं किया बीजेपी ने। जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बीजेपी पार्टी अपना क्या मैनिफेस्टो रखेगी या क्या कर पाती क्या नहीं कर पाती एक अलग बात है। अरविंद केजरीवाल साहब 49 दिनों के अंदर, उनको थोड़ी जल्दी थी। उनको लगता था कि उनका समर्थन कांग्रेस कल छीन लेगी। हालांकि वो उस वक्त सरकार चलाते तो कांग्रेस शायद उस वक्त भी उनका समर्थन वापस ना लेती, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब को ऐसा लगता था कि बस फटाफट बिजली पानी के रेट सस्ते कर दो, फटाफट काम कर लो, और एक जल्दी में थे। उस जल्दी के कारण उनको रिजाइन देना पड़ा, और रिजाइन दे करके वो दोबारा से, अब जब एमपीज के इलेक्शन हुए तो एमपीज के इलेक्शनों के अंदर भी मोदी साहब की लहर जो थी, लोगों ने मोदी साहब को तो वोट दिया, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो सातों की सातों सीटों में और हर विधानसभा के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आम आदमी पार्टी थी। और जब उसके वोटर से बात की जाती थी तो या किसी बात की जाती तो लोग यही कहते थे कि भाई आम आदमी पार्टी ने रिजाइन दिया, ठीक है, इन्हें समझ नहीं थी, ये कोई एक अलग बात है, लेकिन ये कुछ करेंगे। और युवा वर्ग हो चाहे दूसरा वर्ग हो, वो इस बात को मानता है कि केजरीवाल साहब को एक बार दोबारा चांस मिलना चाहिए, इसीलिए लोगों ने उनको दोबारा चांस दिया है। जी, लेकिन सवाल ये है, लोगों ने विश्वास जताया है, लेकिन जिस तरह का घोषणा पत्र यहाँ पर तैयार किया है आम आदमी पार्टी ने, क्या लगता है क्या इसे अमली जामा पहनाना इतना आसान होगा आम आदमी पार्टी के लिए? नहीं, अमली जामा, कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें अमली जामा पहनाना बड़ा आसान है, जैसे कि पानी के काम को, पानी के रेट कम करना या बिजली के रेट कम करना, ये थोड़ा सा कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। सरकार की सब्सिडी दे करके भी या जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके ऊपर शिकंजा कसकर वो कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में बहुत से ऐसे काम हैं
जिसके लिए दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक डिपार्टमेंटों का सामंजस्य ठीक नहीं होगा, वो तब तक नहीं होगा। और वो केजरीवाल साहब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके अंदर मेयरिंग काउंसिल नहीं है। दिल्ली के अंदर सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत, वो क्या कहते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। तो दिल्ली के अंदर बिजली पानी की समस्याओं को ठीक करने का काम तो थोड़ा सा ये कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का काम भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करप्शन को हटाने का काम भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव ये नहीं कर पाएंगे। जी, झुग्गियों की बात की थी बीजेपी ने कि हम हर एक को घर देंगे झुग्गी की जगह। क्या लगता है, केजरीवाल ने आरोप लगाए थे बीजेपी पर कि वो सिर्फ गुमराह कर रही है, क्या लगता है केजरीवाल के लिए सब करना इतना आसान होगा, आशियाना देना लोगों को? देखिए, झुग्गी की जगह पक्के मकान बना करके देने वाली बात जो नरेंद्र मोदी साहब ने बात कही, ये बात इस तरह से नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि झुग्गी क्लस्टर जहाँ पर हैं वहाँ पर तो इस बात को किया जा सकता है कि चलो वहाँ पर पक्के मकान बना करके दिए जा सकते थे। लेकिन बहुत से झुग्गी क्लस्टर्स ऐसे हैं जो 4-5 झुग्गियाँ बनी हुई हैं, 8-10 झुग्गियाँ बनी हुई हैं, किसी मकान के आगे बनी हुई है, किसी दुकान के आगे बनी हुई है। तो ऐसे कैसे आप उसको पक्का मकान वहाँ पर बना करके दे देंगे? और मौजूदा परिस्थिति के अंदर मुझे नहीं लगता कि केंद्र, क्योंकि अगर पक्के मकान बना करके आप देते हैं, अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं मैं झुग्गी वालों को पक्के मकान बना करके दे दूंगा, तो उसके लिए लैंड तो एक राज्य के पास हो। डीडीए जब दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो ये किस तरह से झुग्गियां बना करके दे देंगे, या झुग्गियों को पक्के प्लॉट दे देंगे या मकान बना करके? ये इम्पॉसिबल काम है। जी बिल्कुल। एक और बड़ी बात वो कही थी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात, इसे क्या लगता है, इसे किस तरह से अमली जामा पहनाया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि मुमकिन ही नहीं है? भाई साहब, जी संजय जी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ना कि क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये बड़ा मुश्किल है कि ये तो बेकार की बात है कि दिल्ली सरकार का कोई आदमी इस बात को कहे कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा लेंगे राज्य को। ये कोई टॉपिक नहीं है। जी, साथ ही अगर हम महंगाई की बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने बहुत हमले बोले थे, महंगाई महंगाई महंगाई। लेकिन अब खुद आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में महंगाई को कहा है कि महंगाई सिर्फ आम आदमी कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ महंगाई को बढ़ाया है। क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी महंगाई को कंट्रोल कर सकती है? देखिए, कुछ मामले ऐसे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं, उसमें अगर ईमानदारी से काम किया जाता है और कंपनीज को लगता है कि भाई अब जो सरकार है वो बड़ी ईमानदार है और बड़ी ईमानदारी से काम करेगी और वो शिकंजे में आ सकते हैं, तो बहुत से मामलों के अंदर महंगाई कम हो सकती है। लेकिन बहुत से मामलों में वो कंट्रोल नहीं भी कर सकते। तो महंगाई दिल्ली सरकार के पास इतने चीज़ें है या नहीं है, कुछ मामलों में हो सकता है, कुछ मामलों में नहीं कर पाएंगे। जी, और फिलहाल यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है, बड़ी कामयाबी मिली है। इतनी बड़ी कामयाबी शायद आम आदमी पार्टी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें, तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने भी कभी ये सोचा नहीं होगा कि इतना खराब प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी करेगी। जी हाँ, मोदी लहर, जिसका दावा किया जा रहा था कि मोदी लहर है देश में, और कश्मीर की बात करें, हम झारखंड की बात करें, तो इन राज्यों में जीत यहाँ पर दर्ज कराई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली में क्या हुआ बीजेपी को, आखिर मोदी लहर कहाँ गई, क्यों यहाँ पर बीजेपी को इस तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ा है? क्या विजय रथ बीजेपी का आखिर केजरीवाल ने किस तरह से रोक दिया है? आखिर अमित शाह की रणनीति में क्या कुछ खामियां रही हैं, क्या कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से बीजेपी को इस तरह की हार का सामना करना पड़ा? लगातार हमारे साथ संजय जी स्टूडियो में बने हुए हैं। संजय जी, बात हम मैनिफेस्टो की कर रहे थे। आखिर मैनिफेस्टो जिस तरह का दिया, जनता को पसंद आया, मुद्दे पसंद आए। अब सवाल यहाँ पर यही है कि क्या केजरीवाल इन वादों को पूरा करेंगे? केजरीवाल साहब अपनी कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन बहुत से वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं कर सकते। जी, जैसे कि अभी आपने पूछा था मेरे से कि झुग्गी वालों को पक्का मकान देने वाला काम वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो मैंने बताया कि जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा है जैसे देने की बात उन्होंने कही थी, वो दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने का काम दिल्ली सरकार का है ही नहीं। और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे या ना दे,
केंद्र सरकार, एक काम केंद्र सरकार को करना चाहिए कि दिल्ली सरकार को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी सौंप देनी चाहिए। जी देखिए, अगर किसी राज्य के पास, जब आपने दिल्ली को एक राज्य बना दिया, अगर किसी राज्य के पास भूमि ही नहीं है, उसकी लैंड ही नहीं है, तो फिर वो राज्य किसी भी तरह से नहीं कहलाता। जी अगर आपने राज्य बना दिया दिल्ली को, तो प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था बेशक से आप अपनी रखें, लेकिन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वो दिल्ली सरकार को दे दे। दिल्ली के अंदर मेयर इन काउंसिल भी करें, ताकि दिल्ली नगर निगम के अंदर जो काउंसलर्स बैठे हैं वो अपने कामों को करा सकें। जब एक मेयर के पास, एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास इस बात की पावर ही नहीं है कि वो दिल्ली नगर निगम के किसी अधिकारी की ट्रांसफर कर सके, पोस्टिंग कर सके, उनका काम सिर्फ कायदे कानून बनाना रह गया, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाले ऑफिसर उनको सही लगते तो बदल नहीं सकते उसको। जी तो जिस तरह से दिल्ली नगर निगम के पास मेयर इन काउंसिल नहीं है, ठीक इसी तरह से दिल्ली सरकार के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। पुलिस मिले या ना मिले, लेकिन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को, केंद्र सरकार को दिल्ली को सौंप देनी चाहिए, ताकि दिल्ली राज्य के अंदर जो चुनी हुई सरकार है वो काम कर सके। जी, साथ ही केजरीवाल ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा होगी बच्चों को, बिल्कुल प्राइवेट स्कूल्स की तर्ज पर दी जाएगी। इसमें क्या कुछ उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और इसके अलावा और क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने हो सकती हैं, उनकी सरकार के सामने? देखिए, सरकारी स्कूल जो है वो दो एजेंसीज हमारी बनाती है, जैसे दिल्ली सरकार बनाती है और दिल्ली नगर निगम बनाती है। दिल्ली नगर निगम के अंदर तो बीजेपी के जो लोग बैठे हैं, उनकी सत्ता है, वो करेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार के जो स्कूल है उनको बड़ा बना सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के ज्यादा स्कूल नहीं है वैसे, लेकिन उसको चाहे तो हाईटेक कर सकते हैं, हाईटेक बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बना सकते हैं। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ सोच की और सही दिशा की जरूरत है। जी, साथ ही कहा जाता है कि केंद्र में जो सरकार हो और राज्य में अगर एक सी सरकारें होती हैं तो कहीं ना कहीं योजनाओं को क्रियान्वयन में या पैसों की अगर हम बात करें तो बड़ी आसानी होती है। ऐसे में क्या लगता है, क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी? हाँ, इस तरह की दिक्कत तो बहुत काफ़ी झेलनी पड़ेगी दिल्ली सरकार को, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो केंद्र की मदद के बिना हो ही नहीं सकते। जी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर करने के लिए जब तक केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। मोदी साहब की एक पॉजिटिव सोच है, हो सकता है वो इस चीज़ को करने के लिए जो भी अच्छी पॉलिसीज केजरीवाल साहब की होंगी, तो हो सकता है वो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि मोदी साहब भी नेगेटिव सोच के आदमी नहीं है। जी, ना मोदी साहब नेगेटिव सोच के आदमी है, और ना ही मेरे को लगता है कि केजरीवाल साहब नेगेटिव सोच के आदमी है। बस थोड़ा सा जल्दी में जरूर रहते हैं, थोड़ा जल्दी ना करके थोड़ा आराम से अगर काम करेंगे, केंद्र सरकार से अगर अपना सामंजस्य ठीक से बना के रखेंगे, प्रेम मोहब्बत से काम करने की कोशिश करेंगे तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया मुबारकबाद के लिए केजरीवाल को, तो क्या लगता है भविष्य में किस तरह से संबंध देखते हैं आप केंद्र और राज्य के? ये एक अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने उनको मुबारकबाद दी, और इससे पता चलता है उनकी उदारता का। उनको इस बात का एहसास है कि दिल्ली के लोगों ने आज जिसको सपोर्ट किया है, जिसको वोट किया है, उनकी इज्जत मान सम्मान करना चाहिए उनको, और उन्होंने किया। अगर उन्होंने उनको बधाई दिया तो बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे लगता है कि आगे भी वो केजरीवाल साहब को सपोर्ट करते रहेंगे जहां भी कर सकेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, ऐसे में आप भविष्य क्या देखते हैं, क्योंकि आगे दूसरे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ वक्त के बाद वहाँ पर भी इलेक्शन है। देखिए, अब आज केजरीवाल साहब का रिजल्ट देख करके, आम आदमी पार्टी का रिजल्ट देख करके दूसरे राज्यों की सरकारों को भी इस बात का आभास हो जाएगा कि अब उन्हें काम करना पड़ेगा। अगर सही दिशा में सही सोच के साथ काम नहीं किया तो कोई भी क्लीन स्वीप हो सकता है। जब कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टी क्लीन स्वीप हो सकती है तो दूसरी पार्टियां भी हो सकती हैं, और किसी भी राज्य में कोई भी सरकार जा सकती है। काम उन्हें करना पड़ेगा। ये एक अच्छी बात है कि हमारी दिल्ली के अंदर एक अलग नेतृत्व को, एक नई पार्टी को दिल्ली के लोगों ने मौका दिया। ये एक अच्छी बात। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है विकास की, मुद्दों की, कि जो काम करेगा सरकार उसमें विश्वास जताएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सही सोच के साथ, सही दिशा के साथ कोई भी आदमी अगर आता है राजनीति के अंदर जी, तो जनता उसे जरूर सपोर्ट करेगी और जरूर उसे चुनेगी। इस बात का प्रमाण दिल्ली की जनता ने दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, दिल्ली की जनता ने प्रमाण दे दिया है कि जो मुद्दों की बात करेगी जो सरकार, जनता उसी में विश्वास जताएगी जो काम करेगा।
और जो विकास की बात करेगा, जो आम लोगों की समस्याओं के बारे में बात करेगा। संजय जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, पूरे देश में मोदी की लहर कही जा रही थी, और लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, जाहिर सी बात है सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो गया है कि क्या मोदी लहर समाप्त हो चुकी है? इसका क्या कुछ असर दूसरे राज्यों में जहाँ पर चुनाव होने वाला है वहाँ पे क्या कुछ पड़ेगा? देखिए, मोदी साहब केंद्र सरकार को संबोधित करते हैं जी। देश और दुनिया में वो एक अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं, लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन लोग इस बात को भी जानते हैं कि राज्य सरकार एक अलग चीज है। देश की दिशा को निर्धारित करने के लिए, देश का सम्मान विदेशों में बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए मोदी साहब ने जो काम किया है वो सराहनीय है। और राज्य के सरकार के फैसले के ऊपर इस बात को डिसाइड नहीं किया जा सकता कि मोदी लहर कम हो गई है या मोदी साहब का प्रभाव कम हो गया है, वो एक अलग चीज़ है। लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन है, ये विधानसभा का इलेक्शन है, ये नगर निगम का इलेक्शन है। उन्हें पता है कि मोदी साहब केंद्र सरकार में है। जब केंद्र सरकार की बात आएगी तो मोदी साहब की अभी है बातचीत। जी, लोकसभा जब चुनाव हुए थे, बहुत ही कम वक्त हुआ है, उसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स भी खड़े किए थे, लेकिन ज़्यादातर बहुत से उम्मीदवारों की ज़मानत तक जब्त हो गई। ऐसे में अब किस तरह से भविष्य देखते हैं आप आम आदमी पार्टी का दूसरे राज्यों में? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट में जो इलेक्शन होगा वो तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी सही से काम नहीं कर रही होगी तो स्टेट गवर्नमेंट में बदलाव हो सकता है जी। उसका ताल्लुक केंद्र की राजनीति से या मोदी साहब की राजनीति से नहीं है जी। देश के लोग ये बात जानते हैं। देश में मोदी साहब सही काम कर रहे हैं। स्टेट के अंदर अगर कोई राज्य सरकार सही से काम नहीं करेगी तो वो क्लीन स्वीप होगी, उसमें बदलाव आएगा। जी, तो सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या बीजेपी अपने जो संदेश था आवाम तक, क्या वो ठीक से अपनी बात नहीं पहुंचा पाई? उस वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है? हाँ, देखिए, ये अभी जो प्रचार किया गया दिल्ली के अंदर, जिस तरह से बीजेपी सरकार ने दिल्ली में प्रचार किया जी, उन्होंने अपना प्रचार तो किया, लेकिन साथ में केजरीवाल साहब का, आम आदमी पार्टी का नेगेटिविटी का प्रचार बहुत ज्यादा किया कि केजरीवाल साहब ये कर देंगे, या केजरीवाल साहब वो कर देंगे, या केजरीवाल साहब ये कर देंगे। 24 घंटे बीजेपी की जुबान पर सिर्फ केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी। लोगों को भी लगा कि यार एक आदमी इस देश की राजनीति में आकर के काम करना चाहता है, एक छोटा आदमी है, एक छोटी पार्टी का आदमी है, तो उसके ऊपर इतनी बड़ी सरकारें, इतने बड़े मिनिस्टर्स, इतने बड़े एमपीज, इतनी बड़ी पार्टी पूरा होल्ला लेकर के बैठ गई। अगर ये लोग आम आदमी पार्टी की चर्चा इतना ना करते, आम आदमी की नेगेटिविटी इतना दिखाने की कोशिश ना करते, तो शायद ये जो आज क्लीन स्वीप हुए हैं बीजेपी भी, तो ये ना होती। तो आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि लाइमलाइट में लाने का आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल, जितनी नेगेटिविटी की प्रचार बीजेपी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का किया, अपना काम क्या करेंगे इस बात को बताने के साथ साथ आम आदमी पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी इस बात का प्रचार सबसे ज़्यादा किया, और यही कारण है कि लोगों ने ये मामला बिल्कुल बदल दिया। जी, अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए भी काफ़ी कुछ अपने मैनिफेस्टो में केजरीवाल ने बातें कही थी, उन्हें रोज़गार, उन्हें शिक्षा देने की बातें कही थी। ऐसे में क्या लगता है, युवा कितना इम्प्रेस हुआ है आम आदमी पार्टी से और कितना आकर्षित होकर उन्हें वोट बैंक में तब्दील हुआ है? देखिए, जो दिल्ली का युवा है वो बहुत ही समझदार है जी। बहुत से युवाओं से मेरी बात हुई कि आप पिछली बार आम आदमी पार्टी को आपने वोट दिया था, इस बार आप क्या करेंगे? तो युवाओं का जवाब ये था कि पिछली बार जो केजरीवाल साहब ने किया उनको तजुर्बा कम था, वो सही से नहीं कर पाए, एक चांस और इन्हें मिलना चाहिए। सभी युवाओं का ये मानना था, और इसी बात के कारण वो युवा जो कभी किसी पार्टी से जुड़ा नहीं, कभी किसी पॉलिटिक्स के अंदर गया नहीं, वो टीवी पे बैठ करके उसने देख करके इस बात को निर्धारित किया कि हाँ, नहीं, ये केजरीवाल साहब को एक मौका और मिलना चाहिए, और उसी सोच ने ये मौका केजरीवाल साहब को दोबारा दिया है। और केजरीवाल साहब से एक निवेदन करना चाहूँगा मैं कि वो थोड़ा सा शांति से काम करें। इस तरह की पूर्ण सरकार आने के बाद, पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद जल्दी में ना रहे, थोड़ा सा समझें, सोचें, उसके बाद जुबान को खोलें, और उसके बाद किसी काम को करने ना करने की बात को कहें। जल्दी में ना रहें। जहाँ बिल्कुल जल्दी में ना रहे। और हमें कुछ उस तरह की यहाँ पर तस्वीर दिखी है, जिस तरह से अन्ना ने आंदोलन किया था, उसके बाद जनता जुड़ी थी उनके आंदोलन से और कहीं ना कहीं राजनीति को और देश को बदलने की कोशिश की थी, और कुछ इसी तरह की तस्वीर दिल्ली में दोबारा दिखी है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जीत दर्ज कराई है। और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो विधानसभा चुनाव के नतीजे ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। जी हां, इस तरह का अंदाज़ा शायद आम आदमी पार्टी को भी नहीं होगा और ख़ुद बीजेपी को भी नहीं। बेहतरीन जीत यहां पर आम आदमी पार्टी ने दर्ज की है। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हमारे ख़ास मेहमान संजय जी। संजय जी, जिस तरह से कुछ दिनों पहले अन्ना ने भी एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने जो वादे किए हैं, जो चुनावी भाषण दिए थे, मैं भी उनसे मुतासिर हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या उनके बयान का भी कहीं इस इलेक्शन पर इम्पैक्ट पड़ा है? बिल्कुल, अन्ना हजारे साहब ने जो बयान दिया वो ठीक दिया जी कि मोदी सरकार ने भी जो वायदे किए थे सारे वो पूरे नहीं कर पाए। हालांकि अभी मोदी सरकार को काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी काले धन वाला मामला जो था उसके ऊपर भी सरकार की कोई इतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हो पाई। अब दोबारा कोई SIT इन्होंने बनाई है, उसके ऊपर ये क्या काम कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। वैसे अभी जैसे हमने सुना था कि स्विस बैंकों के अंदर जिन लोगों का अकाउंट था उन्होंने वो पैसा सारा निकाल लिया। अब मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती कि जब हमारे पास इस बात की स्टेटमेंट है कि किन किन लोगों का पैसा था, वो इसी देश के अंदर रहते हैं, अगर उन्होंने पैसा निकाल भी लिया वहाँ से तो ये पता तो चलता है कि कितना पैसा किस आदमी ने निकाल लिया, किस कंपनी ने निकाल लिया, क्या कर लिया। इसी देश में रहने के बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करना चाहती या कर नहीं सकती या उसको अनदेखा कर रही है। ये बहुत सोचने वाली बात है। अन्ना हजारे साहब का जो सोचना है कि काले धन वाले मामले पर, या आम आदमी का जो सोचना है कि काले धन वाले मामले पर मोदी साहब ने या बीजेपी सरकार ने जिस तरह की बातें कही, उसके बाद उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई काम नजर नहीं आता। तो क्या कांग्रेस सही थी कि जो काला धन वापस नहीं ला पाए, या बीजेपी सही से काम नहीं कर रही? जब रिकॉर्ड सब है, पता है कि किस आदमी का पैसा कितना था, तो उसके ऊपर इसी देश के अंदर रहते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? जी बिल्कुल, कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती, बड़ी बात यहाँ पर यही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें संजय जी, तो कांग्रेस पिछली बार 8 सीटें उसने जीत दर्ज की थी, अपनी 8 सीटें लेकर आई थी, लेकिन इस बार खाता तक नहीं खोल पाई। देखिए, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को दोबारा से मौका देना चाहती थी जी, और उन्होंने इस बात के अंदर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं किया कि इस बार फिर से ट्रायंगल सरकार आए या आम आदमी पार्टी की सरकार ना आए। दिल्ली के लोगों ने अपना मन पूरा बना रखा था कि इस बार आम आदमी पार्टी को आना है, और बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर केंद्र सरकार में जो काम नरेंद्र मोदी साहब ने करने थे, उनमें से कुछ काम ऐसे हैं जिसके ऊपर वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाए, जिसमें से काले धन को आप बहुत बड़ा मुद्दा ले सकते हैं। महंगाई के ऊपर काफ़ी कंट्रोल हुआ है, मगर फिर भी इतना नहीं हुआ। लेकिन काले धन वाला मुद्दा जो है वो लोगों के जहन में है कि इसके ऊपर कितना काम बीजेपी कर पाई, नहीं कर पाई। जी, तो क्या लगता है, क्या कांग्रेस ने अपनी हताशा पहले ही मान ली थी? क्योंकि अगर हम उनके प्रचार के ऊपर गौर करें तो कोई भी बड़े नेता, अगर 1-2 रैली हम राहुल गांधी की छोड़ दें, सोनिया गांधी की छोड़ दें, तो उस तरह से नेता नहीं आए उनके दूसरे प्रचार करने के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी 10 साल सेंटर में रही, 15 साल दिल्ली सरकार में रही जी, उनकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। उनकी नेगेटिविटी इतनी अधिक थी कि लोगों को वो मामला सहन नहीं हुआ। 2G स्पेक्ट्रम मामले में मैं मान सकता हूँ कि शायद घोटाला ना हो, मैं कोयला घोटाले को भी मान सकता हूँ कि इससे लोगों को भी फायदा था, सस्ती दरों में किसी कंपनी को दी गई तो लोगों को भी कंपनी ने सस्ती दरों में वो चीज़ें दी। लेकिन जो कॉमनवेल्थ वाला मामला था, ये किसी के भी हजम नहीं होता। कॉमनवेल्थ गेम्स वाले मामले के अंदर जो चीज़ 10 रुपये की थी वो 100 रुपये की खरीदी गई, जो 100 की थी वो 1000 की खरीदी गई। इस चीज़ के आंकड़े ये कहीं पर भी आदमी को ना हजम नहीं होते, और इसी कारण से कांग्रेस अब इस टाइम क्लीन स्वीप है, कोई भी आदमी कांग्रेस को नहीं वोट देना चाहता। जी, लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है कि हम अपनी बात, जो ठीक से अपने काम को हम जनता तक नहीं पहुंचा सके। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने डेवलपमेंट के बहुत काम किए हैं। जी, कांग्रेस पार्टी ने डेवलपमेंट के इतने काम किए हैं कि जिनको दिल्ली की सड़कों पर देखा जा सकता है कि कितने फ्लाईओवर्स बने, कितने चौराहे बने, या कितनी बिल्डिंगें बन गई, या कितने स्टेडियम्स को अच्छे से बना दिया। डेवलपमेंट का काम बहुत किया, हर तरह से किया, लेकिन फिर भी पानी की व्यवस्था को सही से नहीं कर पाएगी। पानी की व्यवस्था के विषय में आपको बताता हूँ, मैं विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूँ। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ एरिया ऐसा है जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, जहाँ पर पानी टैंकरों से भेजा जाता है। पानी की कमी नहीं है, टैंकर की कमी तो है। टैंकर की कमी इसलिए है क्योंकि जो पहले 31 टैंकर थे विधानसभा के अंदर, वो बाद में घट करके 21 रह गई। अच्छा, पानी टैंकरों से जाता भी है, जब जाता है ना तो उस टैंकरों के अंदर जो लोग चढ़ते हैं
और जो मशक्कत करते हैं, लोगों को पानी मिल जाने के बाद भी वो अपने मुंह से गालियाँ निकालते हैं, वो उल्टा ही बोलते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान पर खेल करके पानी लेना पड़ा। अगर पानी की व्यवस्था को घर घर जा करके देने का काम कर दिया होता, जहाँ पर पानी के पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकती है, अगर हर घर से 10-10 रुपये या 20-20 रुपये लेकर के उनको पानी हर घर में दे देते तो शायद पानी पर इतना वो ना रहता। तो बहुत से मामलों के अंदर जिस काम को सुव्यवस्थित किया जा सकता था, वो सुव्यवस्थित करने के लिए क्षेत्रीय विधायकों ने काम नहीं किया। एक जो ट्रक होता है, जो कि जब सीवर भर जाता है, सीवर भरने के बाद फिर उसके ऊपर शक करके उसको जब नहीं होता तो उसको साफ करते हैं, तो वो गाड़ी आज पिछले कांसवी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 साल से खराब है। मेरी समझ में नहीं आई ये बात कि दिल्ली के अंदर सरकार कांग्रेस की, विधायक कांग्रेस का, फिर भी वो ट्रक जो है पूरे 4 साल से खराब है, आज भी खराब है। नागलोई विधानसभा क्षेत्र का जो ट्रक है उसको मंगाया जाता है सीवरेज को साफ करने के लिए। मेरी समझ से बाहर है ये। जी, तो साथ ही अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, 49 दिन की सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी ने पहले, और केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी गलती थी कि वो उन्हें इस तरह से नहीं छोड़कर जाना चाहिए था बीच में दिल्ली को। लेकिन उन्होंने कहा 49 दिन की सरकार में उन्होंने वो काम कर दिए हैं जिससे जनता खुश है और जनता ने भी विश्वास जताया। जिस तरह से आप कह रहे थे कि इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं ये बिजली और पानी, इसे कहीं ना कहीं उसने उन 49 दिन में लोगों को दिया। देखिए, बिजली और पानी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल साहब ने सब्सिडी देकर के जिस तरह से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की, वो एक जल्दी वाला डिसीजन था। दिल्ली को बिजली कंपनियों के ऊपर उनका ऑडिट करा करके या उनके ऊपर कंट्रोल कर करके रेट कम कराया जा सकता है, हो सकता है, क्योंकि बहुत से खर्चे ऐसे हैं जो बिजली कंपनी दिखा देती है जिनका ऑडिट कभी हुआ ही नहीं। वो बहुत जरूरी चीज़ है। केजरीवाल साहब की जो ये मांग थी कि बिजली कंपनीज का ऑडिट होना चाहिए, वो बहुत जायज़ मांग थी। अगर वो सब्सिडी तो उन्होंने इसलिए दी क्योंकि उनको पता नहीं था कि कब उनकी सरकार गिर जाए, कब कांग्रेस उनसे छीन ले। सब्सिडी दे करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम जो उनका वायदा था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब उनके पास काफ़ी टाइम है, अब वो बहुत आराम से, शुरू में अगर सब्सिडी दे भी देते हैं तो दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा बजट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शुरू में सब्सिडी दे दे, बाद में और बिजली कंपनी पर कंट्रोल करके वो काम करते हैं, पानी के मामले में कंट्रोल करके काम करते हैं, तो बिजली और पानी के रेट्स कम हो सकते हैं, बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से बहुमत की सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से यहाँ पर काम कर सकती है आम आदमी पार्टी। हाँ, अब तो उनके पास पूरा मौका है, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और अब जो पिछली बार का जो एक्सपीरियंस था दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को और अधिकारियों को, कहीं केजरीवाल साहब किसी ऑफिस में चले गए थे, वो आदमी अपनी सीट पर नहीं था तो उनको सस्पेंशन ऑर्डर कर दिए। सस्पेंशन ऑर्डर करने के बाद फिर वो अगले दिन फिर पहुंच गए। तो इससे क्या है कि पूरे सरकारी महकमों के अंदर एक मैसेज गया कि केजरीवाल साहब कहीं भी आ सकते हैं। उनकी एफिशिएंसी हर जगह हो गई और आज वो एफिशिएंसी दोबारा से फिर बन गई होगी कि उस वक्त तो चलो जी सत्ता में, उस वक्त तो पूर्ण बहुमत नहीं था, इस वक्त पूर्ण बहुमत है। तो बहुत से काम तो सिर्फ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सोच से बदल जाएंगे कि केजरीवाल साहब आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में बदलाव आएगा, सिस्टम में सभी लोग ठीक से काम करेंगे। सिस्टम में तो बदलाव नहीं आएगा जी, लेकिन सिस्टम को चलाने वाले लोगों की सोच में बदलाव आएगा। सिस्टम में तो बदलाव तभी आएगा जब सिस्टम को बदला जाएगा और सिस्टम की सोच को रखा जाएगा। सिस्टम की जानकारी अच्छे से केजरीवाल साहब को भी नहीं है, लेकिन सोच बहुत अच्छी है उनकी। उस सोच के अनुसार अगर वो काम करते हैं ईमानदारी से, तो वो सोच अगर सरकारी कर्मचारी की बदलती है तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और कहा भी जाता है सोच अगर अच्छी है, नीयत अच्छी हो, तो फिर सब चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि केजरीवाल ने जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं लोगों से, वो उन वादों पे कितना खरे उतरते हैं। और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। का स्वागत है। तो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। और अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने करारी हार का बीजेपी को यहाँ पे सामना करना पड़ा है। लगातार संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, बात अगर हम कांग्रेस की करें, पहले भी हम कर रहे थे जिस तरह से जिक्र, तो क्या लगता है आपको किस तरह का अब फ्यूचर है कांग्रेस का? क्योंकि जाहिर सी बात है दिल्ली में अगर देखें हम तो यहाँ पे तो सुपड़ा साफ हो चुका है कांग्रेस का। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी का तो फ्यूचर अब क्या कहें, उसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब दिल्ली में बदलाव आया तो राज्यों में भी बदलाव आएगा और कई राज्यों में बदलाव आ चुका है।
तो कांग्रेस के फ्यूचर वाली बात नहीं है। अब सोचने वाली बात ये है कि नरेंद्र मोदी साहब इस देश के लिए क्या करेंगे और अरविंद केजरीवाल साहब इस देश के लिए क्या करेंगे। जो काम प्रधानमंत्री लेवल के होने चाहिए वो काम तो प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो नगर निगम के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, वहां पर भी नरेंद्र मोदी साहब को आगे आना पड़ता है और काम करने की बात करनी पड़ती है। शौचालयों से संबंधित या सफाई से संबंधित जो काम है, जिसके लिए मोदी साहब ने एक अभियान चलाया, उसके बाद नगर निगम ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या ये मामले नगर निगम में जो नेता बैठे हैं उनके नहीं थे? क्या ये वो ऑफिसरों के काम नहीं थे जो नगर निगम में बैठे हैं? सफाई के काम को करने के लिए अगर दिल्ली नगर निगम में विराजमान नेता शुरू से ही काम करते तो आज दिल्ली बहुत साफ हो चुकी होती। और आज भी अगर असर है नरेंद्र मोदी साहब के बयान का सफाई के मामले में, तो वो असर काम कर रहा है। लेकिन दिल्ली नगर निगम में मौजूद नेता मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर सही सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहे हैं। बहुत सी जगह सफाई से संबंधित और कूड़ेदान से संबंधित पॉलिसीज में तब्दीली करने की जरूरत है। उस पॉलिसी के अंदर तब्दीली दिल्ली नगर निगम में विराजमान नेता करेंगे, कि नरेंद्र मोदी साहब नहीं करेंगे। लेकिन उन पॉलिसीज में क्या तब्दीली दिल्ली नगर निगम ने की, अगर उनसे पूछा जाए तो मेरे ख्याल से उनके पास कोई बयान नहीं निकलेगा। कूड़ेदानों को उठवाने के लिए, कूड़े को उठवाने के लिए और मार्केटों में या कई प्लेसेस में डस्टबिन प्रोवाइड करवाने के लिए क्या दिल्ली नगर निगम ने काम किया? कोई इसका अता पता नहीं है। शौचालय को बनाने का काम तो बड़ी तेजी से चल रहा है, शौचालय को बनाने का काम चल भी रहा है और शौचालय जो नए बन सकता है वो भी हो सकता है और जो रिनोवेट हो सकता है वो भी हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए खुद जो लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं उनको आगे आने की जरूरत है, और साथ ही साथ दिल्ली नगर निगम के अफसर नेताओं को भी आगे आने की जरूरत है। अब हमारी मार्केट है, सी ब्लॉक डीडे मार्केट थी, जिसके अंदर कोई भी डिपार्टमेंट मेंटेनेंस का काम नहीं करता था। डीडे कहता था कि हमने इस मार्केट को एमसीडी को हैंड ओवर कर दिया, एमसीडी कहती थी हमको डीडे ने हैंड ओवर नहीं किया। दोनों में से कोई भी काम इस डिपार्टमेंट इन कामों को करने के लिए आगे नहीं आता था। हमने चीफ इंजीनियर सोलंकी साहब डीडे के जो थे उस टाइम उनसे बात की तो उनसे पूछा कि जी मार्केट आप करेंगे मेंटेन या कोई दूसरा डिपार्टमेंट करेगा? तो उन्होंने बताया कि ये मार्केट हमारे पास है या नहीं, हम देखते हैं। उन्होंने 3 दिन के अंदर हमें इस बात का जवाब दिया कि मार्केट एमसीडी को हमने सन 2001 में हैंड ओवर कर दी थी। जब वो मार्केट को हैंड ओवर करने वाले दस्तावेज उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाए तो हमने उन दस्तावेजों को संबंधित दिल्ली नगर निगम के डिपार्टमेंट्स में दिए। दिल्ली नगर निगम के डिपार्टमेंट में जाने के बाद जो उनका इंजीनियरिंग विभाग था, एक्शन साहब, जेई साहब, उन सब ने इस बात को देखते हुए उसकी मार्केट को मेंटेन करने के लिए वर्क ऑर्डर करने की कोशिश की। लेकिन ना तो कोई विधायक उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार था कि भाई मार्केट के अंदर हमको वोट नहीं मिलता, ना ही कोई काउंसलर उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार था। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने सरकारी हेड ऑफ अकाउंट से, F100 से उसके अंदर वर्क ऑर्डर करवाया, पैसा दिलवाया और वो काम पिछले इसी महीने की 5 तारीख को शुरू करा दिया। क्या ये काम दिल्ली नगर निगम में जो मौजूद ऑफिसर्स थे, क्या दिल्ली नगर निगम में मौजूद जो काउंसलर्स थे, इस काम को वो नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। अगर दिल्ली नगर निगम में विराजमान नेताओं ने अपनी सोच को बदल करके काम आगे करने की कोशिश शुरू नहीं की तो बड़ी जल्दी दिल्ली नगर निगम के रिजल्टों का भी उल्टा हिसाब किताब आने वाला है। 49 दिन की सरकार थी केजरीवाल की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो 9 महीने हुए हैं। क्या दोनों मामलों में जनता ने जल्दबाजी नहीं की? क्योंकि 9 महीने में आकलन करना कि कोई इंसान काम कर रहा है नहीं, बहुत कम वक्त होता है, और 49 दिन भी बहुत कम वक्त होते हैं किसी को जानने के लिए। बिल्कुल, अभी 9 महीने के अंदर इस बात का डिसीजन नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी साहब क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। वो एक अच्छी सोच के साथ अच्छी दिशा के अंदर काम कर रहे हैं। सारा देश, सारा विश्व उनकी सराहना कर रहा है। लेकिन केजरीवाल साहब जो आए हैं उनके विषय में भी यही माना जा सकता है कि वो एक नई सोच के साथ, एक नई दिशा के साथ, अपनी सोच के साथ, बुद्धि के साथ काम करना चाहते हैं और लोगों ने उनको एक प्रोत्साहन दिया है और सपोर्ट किया है, मौका दिया है काम करने का। तो केजरीवाल साहब भी अच्छा काम करेंगे। ये देश के लिए बहुत अच्छा है कि आज हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब जैसे प्रधानमंत्री है और दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब जैसे चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो विकास की गति तो तेज चलेगी। बस सिर्फ थोड़ा सा सामंजस्य आपस में केंद्र सरकार से और दिल्ली नगर निगम से इनको सही से बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार के अगर हम बयान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अब
हवा में जो बयानबाजी होती है उसका दौर ख़त्म हो चुका है। अब काम करने का, मुद्दों की बात तो जो करेगा, जो काम करेगा, वो वक्त आ चुका है। जनता उसे जिताएगी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जो सही मुद्दे के साथ, सही सोच के साथ, सही दिशा में काम करेगा, जनता उसे ही जिताएगी। क्योंकि जनता, आज एक वक्त था जब लोग घरों में जा करके या मीटिंग कर करके अपनी बात को कहते थे या बताते थे। आज आम आदमी अपने घर में बैठा बैठा मीडिया के अंदर सबकी बात सुनता है, देखता है कि किसने क्या किया। मीडिया का जो प्रचलन काफ़ी रहा है, मीडिया की जो भूमिका रही है, उस मीडिया की भूमिका के कारण घर में बैठा हुआ आदमी इस बात का आकलन कर सकता है कि उसने किसको सपोर्ट करना है, कौन सही काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो मीडिया की इस भूमिका के कारण जो आदमी सही से काम करने वाला लगेगा, उसी को जनता जिताएगी और उसी को वोट देगी। जी, वैसे भी दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जब चुनाव होते हैं, यहाँ की जो आवाम है, जो जनता है, वो दूसरे देश की दूसरी जनता से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर अलग तरह की राजनीति होती है, अलग तरह की आवाम है, अलग तरह की परिस्थिति हैं, अलग तरह की सोच है लोगों की। क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर जो लोगों की सोच है बिल्कुल एकदम अलग सोच है, इसमें कोई दुराय नहीं जी। और दिल्ली के अंदर हर तरह का वर्ग का आदमी रहता है जी। आज कोई इस बात की पार्टी पॉलिटिक्स करे कि किसी समाज को बांट करके पॉलिटिक्स करने लग जाए या जाति के नाम पर पॉलिटिक्स करने लग जाए, उसमें सोच और सही मुद्दा ना हो, तो जनता इस चीज़ को देखती है। दिल्ली के लोग समझदार हैं। बहुत सा वोटर, 50% वो वोटर जो कभी किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता था, उन्हें लगता था कि ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। तो इसी सोच के कारण दिल्ली के अंदर 50% लोगों ने, 40% लोगों ने वोट देना छोड़ दिया था। लेकिन आज वो देखता है, सोचता है कि किसको वोट देना है और वोट देने के लिए आगे आता है। और ये चलन अब चलता रहेगा क्योंकि मीडिया काफ़ी इफेक्टिव है और ये चलन चलता रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल चलता रहेगा और वक्त आ चुका है कि मुद्दों की बात हो। जी हाँ, जो भी सरकार मुद्दों की बात करेगी, काम की बात करेगी, विकास की बात करेगी, जनता उसमें विश्वास जताएगी है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को जीत यहाँ पर मिली है, जनता ने दोबारा से विश्वास उसमें जताया है, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के ऊपर भी इस वक्त उनके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है कि घोषणा पत्र में जो वादे उन्होंने आवाम से किए हैं, जनता से किए हैं, वो उन्हें पूरा करे। संजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए A to Z न्यूज़।